तो चलिए इतिहास के पन्नों में चलते हैं। कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं ना जो जितनी आकर्षक हैं उतनी ही परेशान भी करती हैं। और एस्टेक साम्राज्य उन्हीं में से एक है। आज हम उनके सबसे बड़े विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ऐसी सिविलाइजेशन जो एक ही वक्त में इतनी शानदार और उतनी ही क्रूर कैसे हो सकती थी। तो चलिए सीधे उस रहस्य में चलते हैं जिसने सदियों से इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। ये सवाल ही एस्टेक सभ्यता के बिल्कुल दिल में बसा हुआ है। 600 से भी ज्यादा ये उन खोपड़ियों की गिनती है जो 2015 में मेक्सिको सिटी में मिली थीं, जहां हुए ज़ोमपांतली था वहां। और ये कोई मामूली टावर नहीं था, ये पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानी सिरों से बना था। और इसमें सबसे चौंकाने वाली सच्चाई तो ये थी कि ये खोपड़ियां सिर्फ योद्धाओं की नहीं थीं, इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और उन पर जो निशान मिले वो साफ साफ बताते थे कि ये एक अनुष्ठानिक बलि थी। मतलब ये कोई साधारण युद्ध स्मारक नहीं था। इस खोज ने इस प्राचीन साम्राज्य के बारे में हमारी सारी समझ को हिलाकर रख दिया। तो आखिर वो ऐसा करते क्यों थे? इसको समझने के लिए हमें पहले उनके वर्ल्ड व्यू यानी उनके नजरिए को समझना होगा। और इसकी शुरुआत होती है दुनिया के बनने की उनकी कहानी से। देखिए, एज़टेक का मानना था कि वो 5वें सूर्य के युग में जी रहे हैं। उनकी कहानियों के मुताबिक पहले की 4 दुनियाएं तो तबाह हो चुकी थीं। हमारी दुनिया को बनाने के लिए एक देवता ने खुद को आग में झोंक दिया और वो नया सूरज बन गए। लेकिन एक दिक्कत थी, ये सूरज आसमान में बिल्कुल स्थिर था, हिरे बिना। तो फिर ब्रह्मांड को गति देने के लिए बाकी देवताओं ने अपना खून बहाया। और ये जो दिव्य बलिदान था, ये एक पवित्र कर्ज बन गया। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने की बारी अब इंसानों की थी। और इसी को वो कहते थे ब्लड डेट या रक्त ऋण। ये सिर्फ कोई कहानी या विश्वास नहीं था, ये एज़टेक दर्शन, उनकी स्टेट पॉलिसी और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सबका आधार था। उनके लिए ब्रह्मांड को चालू रखने के लिए देवताओं को लगातार इंसानी खून और धड़कते हुए दिलों की जरूरत थी। तो ये जो ब्रह्मांडीय कर्ज था ना, इसने एज़टेक समाज के हर पहलू को एक शेप दिया, खास करके उनके युद्ध लड़ने के तरीके को। चलिए देखते हैं कैसे। हुआ ये कि एक ऐतिहासिक संकट ने इतिहास के सबसे अजीब और क्रूर मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में से एक को जन्म दिया। जब 1450 के दशक में एक भयानक सूखा पड़ा तो पुजारियों ने कहा कि देवता भूखे हैं। और बस यहीं से तिलाकाइल नाम के एक सलाहकार ने युद्ध को एक बिल्कुल नया और बहुत ज्यादा खौफनाक मकसद दे दिया। इन्हें कहा गया पुष्प युद्ध। और यहां जो बात सबसे अजीब है वो ये कि इन लड़ाइयों का मकसद जमीन जीतना था ही नहीं। इनका एक ही मकसद था दुश्मन योद्धाओं को जिंदा पकड़ना, ताकि उन्हें बलि समारोहों में इस्तेमाल किया जा सके। मतलब एक एज़टेक योद्धा का टारगेट अपने दुश्मन को मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा राजधानी तक लाना था। उनके हथियार भी, जैसे माकुआ हुईतल, ऐसे डिजाइन किए गए थे जो मारने के बजाय जख्मी करें या बेहोश कर दें, ताकि बलि के लिए कैदियों की सप्लाई बनी रहे। और हर देवता के लिए अलग अनुष्ठान था। ये एक कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक कम्युनिकेशन था। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग तरीके और अलग अलग पीड़ित चुने जाते थे। जैसे बारिश के देवता त्लालोक के लिए माना जाता था कि बलि दिए गए बच्चों के आंसू बारिश लाते हैं, जबकि उर्वरता के देवता शिपेतोतेक के लिए एक पुजारी पीड़ित की उतारी हुई स्किन पहनकर घूमता था, जो पुनर्जन्म का प्रतीक था। शायद सबसे अजीब, सबसे सररियल चीज थी देवता का प्रतिरूप या गॉड इम्पर्सनेटर। यहां एक चुने हुए कैदी को उसकी मौत से पहले पूरे 1 साल तक ऐशो आराम में रखा जाता था, बिल्कुल एक जिंदा देवता की तरह। उसे सबसे अच्छा खाना, कपड़े सब मिलता था, पर वो जानता था कि साल के आखिर में वो अपनी मर्जी से उस पिरामिड पर चढ़ेगा अपनी बलि देने के लिए। और कुछ लोग इसे सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। लेकिन इस क्रूरता के बिल्कुल दूसरी तरफ इसी एज़टेक सभ्यता ने धरती पर सबसे शानदार और सोफिस्टिकेटेड शहरों में से एक बनाया था। जब स्पेनिश लोगों ने पहली बार एज़टेक राजधानी तेनोच्टिट्लान को देखा ना, तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। उनके एक सैनिक ने लिखा, हमने पानी से उठती हुई ऊंची ऊंची इमारतें देखीं, हमें लगा कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। लगभग 2.5 लाख, ये उस वक्त टेनोच्टिट्लान की अनुमानित आबादी थी। इस हिसाब से ये उस समय यूरोप के किसी भी शहर से ज्यादा बड़ा, ज्यादा साफ और ज्यादा व्यवस्थित था।
ये सच में कमाल की उपलब्धियों वाली सिविलाइजेशन थी। उन्होंने झील के बीच में एक पूरा शहर खड़ा कर दिया था। खेती के लिए उन्होंने चिनाम्पा बनाए, मतलब तैरते हुए खेत जिनसे साल में कई कई बार फसल मिलती थी। शहर में ताज़ा पानी लाने के लिए मीलों लंबे एक्वाडक्ट्स थे। वहाँ का मार्केट इतना बड़ा था कि रोज़ 60,000 से ज़्यादा लोग आते थे। और सिर्फ यही नहीं, उनके पास एडवांस एस्ट्रोनॉमी, दो कैलेंडर और दार्शनिकों का एक पूरा वर्ग था जो कविताएं लिखते थे। और इसी चकाचौंध से भरे शहर के दिल में, टेम्प्लो मेयर की सीढ़ियों पर, एक पुजारी एक जिंदा कैदी के सीने में ऑब्सीडियन के चाकू से चीरा लगा रहा था। और यही है एज़टेक विरोधाभास। एक तरफ कला और बुद्धि, और दूसरी तरफ एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों तरफ इंसानी खून की नदियां बहती थी। तो सवाल उठता है कि असल में कितने लोगों की बलि दी गई थी? इस प्रथा का जो पैमाना है, उस पर इतिहासकारों में काफी बहस चलती रहती है। अब देखिए, स्पेनिश क्रॉनिकल्स के हिसाब से 1487 में सिर्फ 4 दिनों के अंदर 80,400 बलिदान हुए। ये नंबर शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो अपनी जीत को सही ठहराने के लिए, लेकिन खुद एज़टेक स्रोत जैसे फ्लोरेंटाइन कोडेक्स भी लगभग 4,000 का जिक्र करते हैं, और आधुनिक पुरातत्व भी इस प्रथा की पुष्टि करती है। भले ही नंबर्स पर बहस हो, पर यह साफ है कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। और विडंबना देखिए, वही व्यवस्था जिसे एज़टेक मानते थे कि ब्रह्मांड को बचा रही है, आखिर में उन्हीं के पतन का कारण बनी। साम्राज्य का पतन हैरानीजनक तरीके से बहुत तेजी से हुआ, और इसका कारण सिर्फ स्पेनिश हथियार नहीं थे। असल में एज़टेक ने अनजाने में अपने पतन का सबसे बड़ा हथियार खुद तैयार कर लिया था, उनके पड़ोसियों की नफरत। ये पुष्प युद्धों की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी गुस्सा पल रहा था। तो जब 1519 में हरनान कोर्टेज आया, उसने त्लाक्सकाला जैसे एज़टेक के दुश्मनों से हाथ मिला लिया, और बस 2 साल के अंदर अगस्त 1521 में टेनोच्टिट्लान का पतन हो गया। यही सबसे क्रूशल पॉइंट था। बलि के लिए कैदियों की जो उनकी कभी ना खत्म होने वाली मांग थी, उसने आसपास के लोगों में इतना गुस्सा भर दिया था कि उन्होंने स्पेनिश लोगों को आक्रमणकारी नहीं बल्कि मुक्तिदाता के रूप में देखा। कोर्टेस की छोटी सी सेना के साथ हजारों लोकल योद्धा आ मिले जो एज़टेक शासन को खत्म करने के लिए बेताब थे। टेनोच्टिट्लान के पतन के साथ ही एज़टेक विश्वास का आखिरी और सबसे विनाशकारी इम्तिहान शुरू हुआ। अगस्त 1521 के बाद एज़टेक देवताओं को खून की भेंट मिलनी बंद हो गई। मंदिर नष्ट हो गए, पुजारी मारे गए, और बलिदान का सिलसिला अचानक और हिंसा के साथ खत्म हो गया। लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। अगले दिन भी सूरज उगा, और यही सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना है। जिस ब्रह्मांडीय प्रलय को रोकने के लिए एज़टेक ने इतनी क्रूरता की, वो कभी आया ही नहीं। उनके साम्राज्य के बिना, उनकी बलियों के बिना ब्रह्मांड अपनी ही गति से चलता रहा। तो आखिर में ये हमें इस जटिल और विरोधाभासी सभ्यता के बारे में एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वही विश्वास जिसने उन्हें मेसोअमेरिका का शासक बनने की प्रेरणा दी, क्या वही उनके विनाश का बीज भी था?